तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है लेक्चर 10, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं और अर्थ पे चलने वाली सारी प्लेनेटरी विंड्स का ओरिजिन, उनका डायरेक्शन और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रेशर सिस्टम के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और प्रेशर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये लेक्चर, इसमें मैं प्लेनेटरी विंड्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं इस लेक्चर में विजुलाइज कराने के लिए काफ़ी सारा एनिमेशन और 3D फिगर्स का यूज करूँगा, जिससे कि आपको अच्छे से प्लेनेटरी विंड्स का एक्सपीरियंस हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं? प्लेनेटरी विंड्स रिफर्स टू डेफिनेट पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाम है प्लेनेटरी विंड्स, इसका मतलब है प्लेनेट अर्थ पे चलने वाली विंड्स की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये काफ़ी डिस्टेंस कवर करने वाली हैं और इनका जो पैटर्न रहेगा मोर और लेस एक जैसा रहेगा इन कंपैरिजन टू जो लोकल विंड्स चलती हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो लोकल विंड्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ लू चलती है, तो प्लेनेटरी विंड्स जो होंगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती हैं। तो प्लेनेटरी विंड्स रिफर्स टू डेफिनेट पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे चलने वाली विंड्स को हम प्लेनेटरी विंड्स बोल रहे हैं। दीज विंड्स अराइज ऑन अकाउंट ऑफ 3 सेल्स। तो इन विंड्स को समझने के लिए हमें 3 टाइप के सेल्स को समझने की जरूरत रहेगी, जिसमें पहला है हेडली सेल, दूसरा है फेरल सेल और तीसरा है पोलर सेल। अभी हम ये तीनों सेल अगर समझ जाएंगे तो फिर हमको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दीज 3 सेल्स एग्जिस्ट इन बोथ नॉर्दर्न एंड एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो भी सेल्स मिलेंगे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेल क्या होता है। तो सेल हेयर इज डिफाइंड एज ए क्लोज्ड लूप ऑफ सर्कुलेटिंग विंड्स, यानी एक क्लोज लूप रहेगा विंड्स के सर्कुलेशन का। यानी अगर विंड्स यहाँ से चल रही है तो यहाँ से ऐसे अपने पाथ को क्लोज करेगी, तो उसको हम एक सेल कहते हैं। सेल हेयर इज डिफाइंड एज ए क्लोज लूप ऑफ सर्कुलेटिंग विंड्स। इन ए सेल द सर्कुलेशन ऑफ विंड्स एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इन द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स मूव। तो ये क्या लिखा है, इसका मैं मतलब समझाता हूँ आपको। आप ये फिगर देखिएगा, इसको मैंने जो क्रिएट किया है, ये देखिए। होगा क्या कि अगर सरफेस पे विंड्स ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रही हैं, तो अपर ट्रोपोस्फीयर में जाने पे क्या होगा, वो डायरेक्शन उल्टी होगी, तभी ना ये पाथ जो है वो क्लोज होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल। तो ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो सरफेस पे विंड का डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा अपर ट्रोपोस्फीयर में। जब मैंने आपको बताया था कि नीचे अगर कन्वर्जेंस होने वाला है तो ऊपर डाइवर्जेंस होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं हेडली सेल। तो ये हमको अर्थ का डायग्राम दिया हुआ है या ग्लोब स्ट्रक्चर दिया हुआ है अर्थ का। तो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं कि ये कई जोन्स में हमने लैटिट्यूडनली अर्थ को बांट रखा है। अभी आपको जब लेक्चर पूरा खत्म होगा तब तक सारे जोन्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे लो प्रेशर और क्यों हाई प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि जो हमारा इक्वेटर है, यानी कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में एक जोन बनता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर या डोल्ड्रम। तो ये जो जोन है इसको डोल्ड्रम हम क्यों बोलते हैं और कैसे ये बनता है, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर जो रहेगा ये हाई प्रेशर जोन रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ऐसी ही सिमिलर बेल्ट जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच बनने वाली है, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में भी रहेगी, जो कि ये है, जिसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। इसके ऊपर जो हमारा रहेगा 60 डिग्री के आसपास, वो क्या रहेगा जोन, टेम्परेट लो यानी टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। और सिमिलर 60 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में रहेगी टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट।
तो अभी हम और 90 डिग्री साउथ में चले जाएंगे तो ये हमारा मिलेगा पोल के आसपास का जो एरिया रहेगा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में यानी 90 डिग्री नॉर्दर्न रीजन में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो अभी केवल आपको ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी बेल्ट है, बाकी आपको समझ में आगे आएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं हेडली सेल। तो हेडली सेल में क्या होता है, अब आप इस एनिमेशन में देखिएगा, ये होता क्या है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वो आप रिमाइंड करिएगा कि जब भी सन की हीट होती है तो उसके कारण किसी भी एयर पार्सल का हीटेड होना, टेम्परेचर इंक्रीज होना, उसके बाद वो ऊपर मूव कर जाता है क्योंकि वो लेस डेंस हो जाता है अपने सराउंडिंग एयर से और ऊपर जाते रहता है तब तक जब तक कि उसकी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती है और उसको एनर्जी देती रहती है, और आखिर में क्या होता है, वो कंडेंस होकर रेनफॉल करती है और ये डाइवर्ज हो जाती है दूसरे प्लेस पे, और वहां पे जाके सबसाइड होती है और वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करती है। आई होप आपको ये बात रिमाइंड हो रही होगी, नहीं तो आप पिछले लेक्चर जाके देख लीजिए। मैं यहाँ आई बटन में लिंक फ्लैश कर दूंगा, आप उस लेक्चर को देख लीजिए तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर पे जो सन है अपनी हीट रेस सबसे ज़्यादा देता है, यानी सबसे ज़्यादा जो इंसोलेशन रिसीव होता है वो इक्वेटर पे रिसीव होता है। उससे होता क्या है कि यहाँ की जो हवा है, आप ये देख रहे होंगे जो ये मैंने सेल बनाए हुए हैं, इनको ही हम हेडली सेल कह रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हवा ऊपर उठ रही है, ये आपको दिख रहा होगा, और ऊपर उठने के बाद यहाँ पे इक्वेटर पे रेनफॉल होगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। उसके बाद जब वो मॉइस्चर लूज हो जाएगी उसके बाद ये हवाएं ट्रोपोस्फेयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो मैंने बोला है उस तरफ मूव कर जाएंगी और फिर सबसाइड होंगी, क्योंकि अभी उनके पास मॉइस्चर नहीं है, उनके पास लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन नहीं है जो उनको ऊपर ले जाए, इसलिए ये सबसाइड होंगी। और जैसे जैसे ये नीचे आएंगी प्रेशर इंक्रीज होगा और सबसाइड होकर ये यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देंगी। अभी हम आगे भी आपको एनिमेशन से समझाएंगे कि हेडली सेल एक्चुअली में कैसे बनता है, लेकिन आप इस फिगर में कम से कम ये देखिए कि दोनों ही तरफ, यानी कि इक्वेटर पे क्या होगा, हीट होने से यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से, क्योंकि सन की सबसे ज़्यादा इंसुलेशन यहाँ पे रिसीव हो रही है, तो जो हवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, यहाँ पे रेनफॉल होगी, यहाँ रोज ही रेनफॉल होता है इस रीजन में। इसके बाद वो हवाएं मॉइस्चर लूज करके कहाँ पे जाएंगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बनता ही क्यों है, क्योंकि ये जो हवाएं यहाँ से डाइवर्ज होकर यहाँ पे आई और यहाँ पे सबसाइड की, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। और वापस, क्योंकि हाई प्रेशर से हवाएं, हमने आपको बताया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, तो ये सरफेस पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वापस ये इवेंट्स आएंगी। तो ये हमारा जो एक सेल क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं हेडली सेल। तो ऐसा ही सेल यहाँ पे क्रिएट होगा और ऐसा ही साउदर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट होगा। अब हम इसको और जूम करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से विंड का ऊपर उठना, क्योंकि वो वार्म विंड हो गई है, तो वार्म विंड का ऊपर उठना, ये ऊपर उठी, इसके बाद डाइवर्ज हुई कहाँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर ट्रोपोस्फेयर में, और वहां से कोल्ड होके, क्योंकि कोल्ड विंड जो होगी वो हाई डेंस विंड होगी, और जो डेंस विंड होगी वो नीचे आएगी, उसके पास मॉइस्चर है नहीं जिससे वो ऊपर जा पाए, इसलिए वो नीचे सबसाइड हो जाएगी, सबसाइड होके यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करेगी। तो आप इसको फिर से देखिएगा, ये राइजिंग वार्म विंड है, इक्वेटर से उठी और यहाँ पे आके डिसेंड हो गई, जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो रही है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, एज दिस रीजन लाइज अलोंग द इक्वेटर it receives highest amount of insolation. Due to intense heating, the air gets heated up, creating a low pressure region thermally formed. तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो रीजन बना या ये जो बेल्ट बनी, इक्वेटर पे 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच की जो एक जोन बनता है। अब ये 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ बिल्कुल फिक्स नहीं है, क्योंकि सन जो है वो हमारा इक्वेटर पर बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है, वो अपेरेंटली ऊपर और नीचे मूव करता है। जो समर होती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर मूव करता है, और जब विंटर होती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर मूव करता है। तो इसलिए अभी हम समझ सकते हैं
कि अगर हम इक्वेटर को ही कंसीडर करें, मैंने आपको बताया है कि जो हमारी थर्मल इक्वेटर होगी वो समर में ऊपर की ओर और विंटर में नीचे की ओर जाती है। लेकिन अगर हम थर्मल इक्वेटर अपनी जो फिजिकल इक्वेटर है उसको ही माने तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का जो जोन है, जिसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोल रहे हैं, तो वो लो प्रेशर बेल्ट कैसे फॉर्म हो रही है? बिकॉज ऑफ थर्मल मैकेनिज्म, मतलब कि सन के हीट देने से या हीट के कारण जो कन्वेक्शन हो रहा है, नीचे से हवा का ऊपर उठना और बाद में सबसाइड करना, इसका रीजन क्या है? थर्मल मैकेनिज्म या सन का इंसुलेशन। इसलिए हम बोलेंगे कि ये रीजन में जो इंटेंस हीटिंग हो रही है इसके कारण एयर का ऊपर उठना हो रहा है, इसलिए जो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलेंगे थर्मली फॉर्म्ड। अब हम देखते हैं पोलर हाई प्रेशर सेल। तो पोलर हाई प्रेशर सेल जो बनता है उसके बनने का हम रीजन देखते हैं। आप इस फिगर को देखिए, ये एनिमेशन क्रिएट किया हुआ है। तो हम हेडली सेल देख चुके हैं। अभी पोलर सेल पे क्या होता है? हमें पता है कि जो सन की हीट है वो पोलर एरियाज में पहुंचते पहुंचते काफी स्लांट हो जाती है। इससे होता क्या है कि वहां पे हीट डेफिसिट रीजन क्रिएट होता है। इससे वहां पे जो हवाएं होंगी वो काफी ठंडी हो चुकी होती हैं, और ठंडी हवाएं जो हैं वो ऊपर नहीं उठ सकती हैं, उनमें मॉइस्चर भी नहीं है। तो ठंडी हवा हमेशा हाई डेंस होती है, इस कारण वो ऊपर न उठ के हाई प्रेशर क्रिएट करती है, और हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर यानी कि टेम्परेट लो प्रेशर की ओर मूव करती है। यानी यहां से आप देख सकते हैं कि जो एरो मूव कर रहे हैं ये विंड्स हैं, तो ये पोलर रीजन से 60 डिग्री नॉर्थ तरफ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है वो सन की इंसुलेशन से हीटेड हो रहा है, और यहाँ की जो हवाएं हैं वो पोलर रीजन की जो विंड्स होंगी उनसे हल्की होंगी। तो जब ये पोलर रीजन से नीचे की तरफ विंड्स मूवमेंट करेंगी तो 60 डिग्री नॉर्थ तक आते आते क्या होगा कि वो गर्म हो चुकी होंगी, और गर्म होके ऊपर उठेंगी, और गर्म होके जब ऊपर उठेंगी इसके बाद वो वापस हाई प्रेशर की ओर ट्रोपोस्फेयर में मूव करेंगी और वापस पोल पे सबसाइड कर जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं पोलर सेल। इसको हम आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वहां से जो हवाएं हैं वो टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करेंगी। अभी हम ये जो देखे हैं टेम्परेट लो, टेम्परेट का मतलब होता है समशीतोष्ण। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो भी इंग्लिश के वर्ड्स याद करते जाएं। आप ये मान के पढ़िए कि आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो ये मेरे को याद आ गया, तो मैंने बता दिया। टेम्परेट को समशीतोष्ण बोलते हैं, और जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उनको हम उष्ण क्षेत्र बोलते हैं। इक्वेटर तो आपको पता होगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं वो टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट की ओर जाएंगी, और वहां पे पहुंचते पहुंचते गर्म हो जाएंगी, और गर्म होने से क्या होगा वो राइज करेंगी, और राइज करके वापस सबसाइड करेंगी ट्रोपोस्फेयर में। हमने बताया आपको कि जो सरफेस पे जो मूवमेंट होगा उसका अपोजिट होगा, तो यहां से डिसेंड करेंगी और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पे वापस डिसेंड कर जाएंगी। तो ये हमारा एक पोलर सेल क्रिएट होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं फेरल सेल। तो जो हमारा पोलर सेल है और हेडली सेल है, इनका बनने का जो कारण है वो सन की हीट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मल ओरिजिन या थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। और जो फेरल सेल है इसको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं, क्योंकि इसके बनने का कारण कोरियोलिस फोर्स और अर्थ का मूवमेंट है, अर्थ का रोटेशन है, इसलिए ये सेल क्रिएट होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ये दोनों तरफ ऊपर उठेंगी। एक ब्रांच यहाँ चली गई और दूसरी ब्रांच यहाँ आएगी, और फिर ये जाके 30 डिग्री के आसपास सबसाइड हो जाएगी। तो ये हमारा जो बनेगा फेरल सेल बनेगा। ये वाला सेल जो बनेगा ये हमको इसको क्या बोलेंगे? फेरल सेल। क्योंकि आपको हमने बताया हुआ है कि अगर हवाएं ऊपर उठेंगी तो हर डायरेक्शन में जाएंगी। तो यहाँ से जो हवाएं पोलर सेल बनने में ऊपर उठी थी वो एक पोल की तरफ ब्रांच चली जाएगी, दूसरी नीचे की तरफ आएगी, और ऐसे ही यहाँ पे होगा
कि जो इक्वेटर से नीचे आई है, सबसाइड हुई है हवाएं, वो एक ब्रांच इधर चली जाएगी, एक ब्रांच यहाँ जा रही है। तो ऐसे ये वाले विंड से और ये वाले विंड से एक सेल क्रिएट हुआ, इसको हम बोलेंगे फेरल सेल। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आखिर में आपको तो समझ में आ जाएगा, तो आपको ये हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये केवल आ सकता है कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो कौन सा सेल पहले पड़ता है, तो हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि सन की हीट के कारण जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कैसे क्रिएट हुई, क्योंकि जो विंड्स इक्वेटर से ऊपर उठी, जिसको हमने हेडली सेल में जाना, वो जब नीचे आती हैं तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करती हैं। फिर हमने पोलर सेल देखा, या पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बनी, क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवाएं हैं और वो नीचे की तरफ जाएंगी और गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और ये एक जो सेल बनता है पोलर सेल बोलते हैं। और फिर इनके बीच में फेरल सेल जो हमने पढ़ा, उसमें देखा कि यहाँ पे एक टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। तो अभी हमको ये याद रखना है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इन सब से होगा क्या कि हमने पढ़ा हुआ है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, और जो सरफेस पे होगा उसका उल्टा ऊपर होना है, यानी अपर ट्रोपोस्फेयर में होना है। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है और यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, तो हवाएं कैसी चलेंगी, ऐसे, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं को चलना रहता है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि आइसोबार जो रहते हैं उसमें परपेंडिकुलर हवाएं चलती हैं। लेकिन दूसरी बात हमने देखी थी, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का क्या काम रहता है कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, जो कि हमारा ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो जो भी विंड होगी वो अपनी राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अभी ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे नीचे की तरफ, तो हमारा राइट हैंड कौन सा होगा, ये वाला, यानी ये विंड जो है वो अपनी राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब है ये जो सीधी आनी चाहिए थी हवा, ये क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पिछला लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो ये विंड ऐसी ना होके डिफ्लेक्ट होके ऐसी हो जाएगी, यानी जो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं चलेंगी, उनका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। अभी मैं आगे आपको एनिमेशन करके बताने वाला हूं। और ऐसा ही साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, लेकिन हमें पता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड डायरेक्शन होती है वो कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। तो अगर इसको ऐसे जाना चाहिए था तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है जो हवाएं चलेंगी वो ऐसे चलेंगी, तिरछी। अब चूंकि हम लोगों को पता है कि जो हमारी डायरेक्शन होती है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है। तो ये बीच का अगर डायरेक्शन हम बोलते हैं तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, और अगर ये बोलते हैं तो साउथ वेस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट। तो अभी हम अगर ये वाली विंड्स देखें तो हमें लग रहा है कि ये ईस्ट डायरेक्शन से या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई लग रही हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज यानी ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई। अगर हम और स्पेसिफिक बोलेंगे, अगर हम दोनों हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो इन विंड्स को हम बोलेंगे ईस्टर्लीज, जो कि 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ नॉर्थ में, और साउथ में 30 डिग्री साउथ से 0 डिग्री की तरफ जा रही हैं, तो हम इनको बोलेंगे ईस्टर्लीज। और अगर हम केवल एक हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली विंड्स को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्लीज और नीचे वाली को बोलेंगे साउथ ईस्टर्लीज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम अगर यहां से देखेंगे तो हाई से लो की ओर चलने वाली हवा ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन डिफ्लेक्शन के कारण ये हवा कैसी हो जाएंगी, इस टाइप से, क्योंकि अभी ये ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन अपने राइट डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्ट होगी तो ऐसी हो जाएंगी। तो इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से आती हुई लग रही हैं। और ऐसा ही होगा जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे,
तो ये लेफ्ट तरफ अपने डिफ्लेक्ट होंगी तो ऐसे हो जाएंगी, तो इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। ऐसे ही हमारा पोलर हाई से लो की तरफ जाएंगी तो हवाएं ऐसी हो जाएंगी और यहाँ पे ऐसे। अब हम इसको अगली फिगर में देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जितने भी जोन हमारे क्रिएट होते हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं, यानी कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जिसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं। डोल्ड्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन नहीं आते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में 5 डिग्री, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 डिग्री, या चेंज होता रहता है तो 10 डिग्री भी हो सकता है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में जो बेल्ट बनती है उसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे साइक्लोन ना आने के लिए मैंने रीजन बताया था कि इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होगा उसका प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटर से हम जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं, ऊंचे लैटिट्यूड्स पे जाते हैं, तब कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव पड़ता है। तो अगर इक्वेटर पे हम रहेंगे तो साइक्लोन नहीं आएंगे, बहुत ही शांत काम क्लाइमेट प्रेजेंट रहेगा। जिससे होगा क्या कि यहाँ पे जो शिप वगैरह या जो व्यापार करते हैं मर्चेंट, उनके जो शिप्स वगैरह हैं उनको जो विंड्स का सपोर्ट है, एक ड्राइविंग फोर्स है, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ पे मर्चेंट वगैरह को अपने शिप नेविगेशन में प्रॉब्लम रहता है। तो डोल्ड्रम कहने का मतलब है कि यहाँ पे शांत प्रकार का माहौल रहेगा, साइक्लोन्स वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी हीट इंसुलेशन सन का मिलता है उससे जो विंड्स है डायरेक्ट ऊपर उठती हैं, ना कि यहाँ पे साइक्लोन आने के लिए विंड्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो पाती हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो अभी आपने देखा ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये हमारा क्या है, ये डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाई है ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई 23.5 डिग्री साउथ। तो ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये हमारा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे विंड्स का मूवमेंट होता है। तो ये देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं चलेंगी। इनको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। इसके बाद जो पर्पल कलर से चल रही हैं ये हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाली विंड्स, जो ऊपर भी रहेंगी जिनको हम बोलेंगे वेस्टर्लीज, और नीचे भी रहेंगी जिनको हम वेस्टर्लीज ही बोलते हैं। अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में स्पेसिफिक एक हेमिस्फीयर का बताएंगे तब फिर हम अपना डायरेक्शन देख सकते हैं कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में बताएंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट से चलने वाली हवाएं हैं, तो इनको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्टर्लीज। ऐसे ही अगर ऊपर बताना चाहें तो ये साउथ वेस्टर्लीज। अभी हम देखते हैं कि जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वहां से लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो हवा चलेगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर, उसको हम बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि इस डायरेक्शन से आने वाली हवाएं हैं तो पोलर ईस्टर्लीज। तो आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैंने ये एक एनिमेशन क्रिएट किया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ईस्टर्लीज की हम बात करने वाले हैं। ईस्टर्लीज आपने देखा है ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, यानी ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटोरियल जोन है, और यहाँ से जो हमारी ईस्टर्लीज रहती हैं। अगर आपको ये एरो की डायरेक्शन याद नहीं होती है तो सिंपल आपको कुछ नहीं, बस इतना सा एक डायग्राम अर्थ का बनाना है, ये इक्वेटर बनानी है, ऊपर 2 लाइन, और केवल आपको ये याद रखना है कि हमको 2 एरो ऐसे लगाने हैं। बस इतना याद करने से क्या होगा कि जस्ट इसका उल्टा रिवर्स कर देना है आपको, ऊपर इसका रिवर्स कर देना है इधर, और फिर जो ये डायरेक्शन थी उसी में फिर से एक एरो लगा देना है। तो ये आपका पूरा प्रेशर सिस्टम विंड्स का क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं ईस्टर्लीज, क्योंकि सारा मानसून और जितना भी कुछ हमारा ओशन डाइपोल, अल नीनो वगैरह है वो सब में हमारा ये विंड सिस्टम का यूज होता है। और आगे जितना भी हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो अगर प्रेशर सिस्टम और विंड सिस्टम का पता है तो आपको क्लाइमेटोलॉजी में कहाँ पे कौन सी फसल होने वाली है, कहाँ पे कौन सा सॉइल होने वाला है, सारा कुछ इसी से रिलेटेड है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, और हम बात कर रहे हैं ईस्टर्लीज की, यानी कि
इन हवाओं की, यानी कि ट्रॉपिकल जोन की, क्योंकि ये इक्वेटर जोन है और ये जो ईस्टर्लीज है इनको हम ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। हमारा इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है, तो ट्रॉपिकल या उष्ण क्षेत्र, क्योंकि जो सन की हीट है वो यहाँ पे ज़्यादा रहती है इक्वेटर के 23.5 डिग्री या 30 डिग्री ऊपर और नीचे, तो ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज बोलते हैं। तो अभी हम इन हवाओं की बात कर रहे हैं, यानी कि ईस्टर्लीज की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर ईस्टर्लीज वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेके निकलती हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है वाटर बॉडी, तो आप इस फिगर को देखिएगा। तो ये हमारा जो हवा है, जो क्लाउड्स हैं, वो वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेके जाएंगी, तो जो पहले क्षेत्र पड़ेगा यानी ईस्ट में, उसमें हाई रेनफॉल होगा, यहाँ मीडियम रेनफॉल होगा और यहाँ पे लो रेनफॉल। यहाँ देखिए रेनफॉल बिल्कुल बंद हो गया। इस फिगर को आप फिर से देखिएगा, ये यहाँ पे हाई रेनफॉल होगा क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर लेके चली हैं, तो ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा। उसके बाद मीडियम रेनफॉल होगा कंटिनेंट के वेस्ट तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे, और जैसे जैसे ये क्लाउड वेस्ट में पहुँचेंगे, यानी कि कंटिनेंट के वेस्ट में, हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन की, यानी कि इक्वेटर से हम 30 डिग्री बोल सकते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की अगर बात करें हम, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लगभग हम मान सकते हैं। तो उस क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये ईस्टर्लीज जो क्या हैं, वो ईस्ट कंटिनेंट जितना होगा उस पर तो हाई रेनफॉल करेंगे, लेकिन वेस्ट की तरफ जाएंगे तो मीडियम रेनफॉल करेंगे, यानी वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे, घास के मैदान मिलेंगे, क्योंकि वहाँ इतनी एनफ रेनफॉल नहीं हो पाएगी कि वहाँ पे अच्छे से फॉरेस्ट क्रिएट हो पाएंगे, तो ग्रासलैंड मिलेंगे। और इसके बाद जब बिल्कुल वेस्ट में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे हमको लो रेनफॉल देखने को मिलेगी या बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलेगी, तो इससे वहाँ डेजर्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए हम आगे अभी देखेंगे कि जो ज़्यादातर डेजर्ट बनते हैं वो वेस्टर्न रीजन में ही बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज बोलने का क्या मतलब है कि अभी हम किन हवाओं की बात कर रहे हैं। ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गई, तो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये वाले जो जोन हो गए यानी 60 डिग्री के पास का, तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं तो इनको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं, यानी कि जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है उसकी ओर जो हवाएं चलती हैं उनको हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। तो अभी अगर हम वेस्टर्लीज की बात बोलेंगे, और ये हमारा कैसा जोन है, टेम्परेट जोन, यानी समशीतोष्ण क्षेत्र है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। नीचे हमारा क्या था, ट्रॉपिकल रीजन था, तो हमारा जो टेम्परेट जोन आ गया, तो यहाँ पे वेस्टर्लीज चलेंगी। इसलिए मैंने क्लाउड को इस तरफ दिखाया है कि वेस्ट से हम कहाँ मूव करेंगे, ईस्ट की तरफ। तो इसमें होगा क्या कि वाटर बॉडीज जो भी रहेंगी यानी ओशन रहेंगे, वहाँ से जो भी मॉइस्चर लेके जो विंड्स चलेंगी, अब ये चूंकि वेस्टर्लीज हैं और ये ट्रॉपिकल जोन के आसपास से यानी कि एक गर्म क्षेत्र से या वार्म रीजन से कूलर रीजन की तरफ जा रही हैं, यानी सब पोलर एरियाज की तरफ जा रही हैं, तो इससे इन रीजन को फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ की जो हीट है वो यहाँ पे लेके पहुँचती हैं, इससे यहाँ पे एक वार्म इफेक्ट मिलता है। नहीं तो सब पोलर जो या पोल तरफ से जितनी भी विंड्स आ रही हैं वो यहाँ पे बहुत ही ठंडा मौसम क्रिएट कर देती, तो यहाँ की जो हीट है वो यहाँ पे इनको इन वेस्टर्लीज के माध्यम से मिल जाती है। तो एक तो वेस्टर्लीज का ये फ़ायदा रहता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो वेस्टर्लीज है वाटर बॉडीज से या ओशन से जो मॉइस्चर लेके चलती हैं, तो यहाँ पे हाई रेनफॉल कराएंगी, यानी कि जो हम ट्रॉपिकल रीजन में देख रहे थे ईस्टर्लीज का, जस्ट उसका उल्टा होएगा, यानी यहाँ पे हाई रेनफॉल कराएंगी 30 डिग्री के ऊपर या हाई लैटिट्यूड पे। उसके बाद मीडियम रेनफॉल होगा जिसमें ग्रासलैंड हमको मिलेंगे, जिनको हम आगे देखेंगे कौन कौन से ग्रासलैंड कहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद फिर हमको लो रेनफॉल देखने को मिलेगा, यानी कि डिजर्ट रीजन क्रिएट होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे लैंड मास पे वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्लीज का कैसे रेनफॉल और उस हिसाब से कैसे ग्रासलैंड और डिजर्ट क्रिएट होंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो अभी जो मैं आपको समझने वाला था वो आप सब कुछ समझ चुके हैं। अभी ये थ्योरी वाला जो भी पार्ट है ये मैं अपने लेक्चर में इसलिए डालता हूँ कि जिससे कि आप ये डाउनलोड करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप डाउनलोड करके इसको एज ए थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में लिखने के लिए आपके पास पॉइंट्स भी होंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, तो ये मैंने एक फिगर बनाया है, इससे अच्छा फिगर मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो मैं देख लेता हूँ। देयर आर 7 डिस्टिंक्टली आइडेंटिफिएबल जोन्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर सिस्टम और प्रेशर बेल्ट। तो 7 जोन हो गए। इक्वेटोरियल लो, द सब ट्रॉपिकल हाईज अलोंग 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, सब पोलर लोज और पोलर हाई। तो ये आप इसमें देख लीजिएगा जो दिखाया है। अभी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जिसको डोल्ड्रम हम बोलते हैं, ये 10 डिग्री से 10 डिग्री भी हो सकता है। बेल्ट वेरीज विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। होता क्या है कि ये जो बेल्ट है ये वेरी करता है जैसे जैसे सन का मूवमेंट वेरी करेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो थर्मल इक्वेटर है, तो ये जैसे सन अपेरेंटली समर में ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मूव करेगा, तो ये जो इक्वेटर है ये ऊपर मूव कर जाती है। और जब ये अपेरेंटली नीचे की ओर मूव करेगा विंटर में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये बेल्ट मूव कर जाएगी, यानी इक्वेटर। इससे होगा क्या कि जो पूरा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, इक्वेटर के आसपास ये रीजन, ऊपर का रीजन, ये रीजन, ऊपर नीचे का रीजन, तो अगर सन यहाँ पे है इक्वेटर पे, तब तो ये ऐसे चलेगा। लेकिन जैसे ही समर आएगी तो इक्वेटर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मूव कर जाएगी। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हमने पढ़ा है ये पूरा ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि आप इसको देखिए, ये हमारी क्या है इक्वेटर, और ये हमारी क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी इंडिया से जा रही है, और 0 डिग्री इक्वेटर है वो इंडिया से पास नहीं हो रही है। तो अभी अगर विंड की डायरेक्शन हम देखेंगे तो ऐसे हमने पढ़ी है, ये हमारी ईस्टर्लीज है जो 0 डिग्री इधर है, और यहाँ 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ, और यहाँ से 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ मूव करेंगे। तो ये हम नॉर्मल कंडीशन पढ़ते हैं। तो जैसे ही समर आएगी तो होगा क्या कि जो सन की एपरेंट डायरेक्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करेगी। इससे होगा क्या कि जो पूरा सिस्टम हमने पढ़ा है, यानी 0 डिग्री जो अब है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाएगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो इफेक्ट है वो और ऊपर चला जाएगा। यानी अब क्या होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा है वो 0 डिग्री के जैसे काम करेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऊपर चली जाएगी। और जहां पे हमने अभी इक्वेटर पढ़ी है वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगी। यानी अब हवाएं कैसी चलेंगी, ऐसे। अगर समर सीजन रहेगा तो सन का जो एपरेंट मूवमेंट ऊपर की तरफ हमने पढ़ा है, उससे होगा क्या कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही वेस्टर्लीज भी जो नीचे थी वो और ऊपर की ओर चली जाएंगी, और ऊपर की वेस्टर्लीज और ऊपर की तरफ। और यही बात जब हम देखेंगे कि विंटर सीजन आता है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। यानी अभी इक्वेटर हमने यहाँ पे देखी है, अगर सन का मूवमेंट यानी कि विंटर आएगी, सन का मूवमेंट नीचे की तरफ रहेगा, तो ये 0 डिग्री ये हो जाएगी, और ये वाली हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगी, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगी, और फिर हवाएं ऐसे चलने लगेंगी। ये बात मैं आपको आगे भी एक बार समझाऊंगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो 0 डिग्री यानी जहां पे दोनों तरफ की विंड्स कन्वर्ज होती हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं ITCZ। ITCZ इसका क्या मतलब होता है, जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अभी ये बात आप फिर से समझिएगा कि जो नॉर्मल हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि अगर ये हमारी 0 डिग्री है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो जो ऐसे हवाएं मूव करती हैं, अभी हम केवल ईस्टर्लीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर समर सीजन है तो सन की एपरेंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। उससे होगा क्या कि जो 0 डिग्री पे इफेक्ट हमने पढ़ा है सन की हीट का, वो पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी अभी जो 0 डिग्री ये है, अभी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जहां 0 डिग्री थी वहां पे अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का इफेक्ट आएगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो और ऊपर मूव कर जाएगी। यानी अब जो डायरेक्शन ईस्टर्लीज की होंगी वो ऐसी हो जाएंगी। यानी अगर हम इसको बोलते हैं ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्यों बोल रहे हैं,
इंटर का मतलब हो गया कि आपस में, और टी का मतलब ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल जोन की बात कर रहे हैं। कन्वर्जेंस मतलब ये कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं आपस में विंड्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये पूरा का पूरा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो समर सीजन में ऊपर मूव कर जाएगा, और जब विंटर सीजन होगा तो ये पूरा का पूरा जोन है जो वो नीचे मूव कर जाएगा। कोई एक लाइन नहीं, जबकि पूरा जोन जो है वो ऊपर और नीचे मूव करता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी अगर हम देखते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो पूरा जोन है, बस समर सीजन आएगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और विंटर सीजन आएगी तो ये नीचे की तरफ। मैं इतना जोर इस बात पे इसलिए दे रहा हूँ कि आगे से हमेशा ITCZ और ITCZ ही बोला जाएगा, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा या मैं एक बार देख लेता हूँ। ये देख लेते हैं। बेल्ट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। बेल्ट वेरीज विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। विड्थ में वेरी सीजनली बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ एंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। तो सीजन पे सीजन ये वेरी कर सकती है बेल्ट। जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और ITCZ कॉल्ड दी डोल्ड्रम्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट्स। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लाइमेट कैसा रहेगा यहाँ पे, तो द एयर एट द मार्जिन ऑफ लो प्रेशर रीजन राइजेस, यानी कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन मतलब हवाएं ऊपर उठती हैं इक्वेटर पे, गिविंग राइज टू क्लाउड्स एंड टर्बुलेंट वेदर अलोंग द मार्जिन। ये हो गया। ओनली वर्टिकल करंट्स आर फाउंड, केवल वर्टिकल करंट्स, मैंने आपको बताया था करंट्स में और विंड्स में क्या अंतर होता है। विंड्स सरफेस पे चलती हैं हॉरिजॉन्टली, करंट्स वर्टिकली। तो इक्वेटर पे क्या होगा, वर्टिकल करंट्स चलेंगे, एंड द सरफेस विंड्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट सिंस विंड्स राइज नियर द मार्जिन इटसेल्फ। तीसरा देखते हैं, हैंस द रीजन विद इन द बेल्ट इज करेक्टराइज बाई एक्सट्रीमली लो प्रेशर और काम वेदर रहेगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे और लाइटनिंग के साथ काफी कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। कन्वेक्शनल रेनफॉल मैं आपको समझा चुका हूँ। राइजिंग एयर लूजेस ऑल इट्स मॉइस्चर बाय द टाइम इट रीचेस द अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। जैसे ट्रोपोस्फेयर में पहुंचेगी ये एयर इक्वेटर की, ये सारी मॉइस्चर लूज कर देगी और सबसाइड होगी, वहां पे फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। आगे देखते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया थर्मली फॉर्म होता है इक्वेटर पे और पोल्स पे। अगर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की हम बात करते हैं तो वो कैसे होता है, डायनामिकली फॉर्म होता है, यानी सन की हीट के कारण नहीं। सन की हीट के कारण तो पोलर सेल और जो इक्वेटर पे हमारा हेडली सेल जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, और फेरल सेल जो कि डायनामिकली फॉर्म्ड है, इसके कारण जो हमारा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है। इसको हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहले के ज़माने में एंशियंट टाइम में जो मर्चेंट होते थे वो अपने शिप पर हॉर्स जो रखते थे उसको नीचे फेंक देते थे, जिससे कि उनके शिप का वेट कम हो जाए, क्योंकि इन विंड्स के अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल नहीं कर पाते थे। तो इसलिए इनको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। सबसिडेंस ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन एंड द सबपोलर रीजन। तो सबपोलर रीजन से भी विंड सबसाइड होती है और यहाँ से भी विंड सबसाइड होती है, जिससे कि हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये फिगर भी दिया हुआ है। अब इसका क्लाइमेट कैसा रहेगा, द सबसाइडिंग एयर इज वार्म हीटेड ड्यू टू इंक्रीज इन एम्बिएंट प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, मैं आपको समझा चुका हूँ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ड्राई रहेगी क्योंकि मॉइस्चर लूज कर चुकी है तभी सबसाइड हो रही है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द डिजर्ट आर प्रेजेंट अलोंग दिस बेल्ट। तो ज़्यादातर जो डिजर्ट होंगे वो इस बेल्ट के अलोंग होंगे, जो मैंने आपको एक क्लाउड का दिखा के ईस्टर्ली वाले स्लाइड में दिखाया था। इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों ही हेमिस्फीयर में सेम चीज़ होगी। तो एक काम कंडीशन एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि लो प्रेशर क्रिएट होता है, ऊपर हवाएं जाती हैं और जब सबसाइड करके यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती हैं, वहाँ डाइवर्ज होती हैं, जिसको हमने बोला था एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, और यहाँ पे बोला था साइक्लोनिक कंडीशन। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में। तो मैं जो भी लेक्चर ले रहा हूँ उसमें जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ज्योग्राफी एक साइंस है। साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज, तो हमें सिस्टमेटिक तरीके से ही आगे बढ़ना है। द डिसेंडिंग एयर करंट फीड द विंड्स ब्लोइंग टुवार्ड्स एडजॉइनिंग लो प्रेशर बेल्ट। तो जो डिसेंडिंग एयर होगी वो वापस लो प्रेशर बेल्ट की ओर, यानी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। दिस बेल्ट इज फ्रिक्वेंटली इन्वेडेड बाई ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस या साइक्लोन्स वगैरह हम आगे देखेंगे, इस लेक्चर में नहीं अगले लेक्चर्स में आएगा।
इनको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ये हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि जो मेजर हॉट डेजर्ट्स हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंटिनेंट। एक तो ये 20 to 30 डिग्री नॉर्थ में मिलेंगे जो मेजर हॉट डेजर्ट हैं, और वेस्टर्न साइड पे मिलेंगे। वेस्टर्न साइड पे क्यों मिलेंगे, इसका एक रीजन हम लोग देख चुके हैं। अभी देखते हैं पहले कौन कौन से डेजर्ट है। अभी हम देखते हैं ये गोबी डेजर्ट है, तो हम गोबी डेजर्ट की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि गोबी डेजर्ट का क्रिएशन का जो रीजन है वो उसकी कंटिनेंटलिटी है। कंटिनेंटलिटी मैं आपको बताया हूँ एक लेक्चर में कि जो कंटिनेंट के अंदर तरफ जो होता है, या मैंने अभी आपको फिगर दिखाया था कि जैसे जो ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज रहती हैं वो अंदर की तरफ जैसे जैसे जाती है मॉइस्चर लूज कर देती हैं। तो गोबी डेजर्ट के क्रिएट होने का कारण है कंटिनेंटलिटी, मतलब कंटिनेंट के अंदर तरफ होने से जो विंड्स हैं उनकी मॉइस्चर वहाँ तक, ओशन से मॉइस्चर लेती हैं, वहाँ तक रेनफॉल नहीं कर पाती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वेस्टर्न तरफ 20 to 30 डिग्री, यानी 20 और 30 डिग्री यहाँ पे मेजर जो हॉट डिजर्ट है वो कौन सा है, ये सहारा है। इस यहाँ पे डिजर्ट क्रिएट हो रहा है, ये पूरा तो सहारा है, बाकी ये वेस्टर्न रीजन में है। और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे मुजावे और ये 30 डिग्री के थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन ये पूरा एक डिजर्ट रीजन जो क्रिएट होता है, जो मेजर डिजर्ट है सोनोरन डिजर्ट है, चिनूगा डिजर्ट है। और यहाँ पे हम देखते हैं 30 डिग्री में इधर पेरुवियन डिजर्ट है, अटाकामा डिजर्ट है, मोंटे डिजर्ट, नामिब डिजर्ट, नूबियन डिजर्ट, थार डिजर्ट जो इंडिया का है, तुर्किस्तान डिजर्ट है, टकला मकान, ये हमारा कंटिनेंटलिटी के कारण आ जाएगा। सोमाली डिजर्ट, ग्रेट सैंडी, ये भी देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड पे क्रिएट होता है, कालाहारी। तो बाकी हम जब मैप वगैरह देखेंगे और डिटेल में सारे डिजर्ट और सारे माउंटेन्स, रिवर्स, सब कुछ मैप में बड़े ही एनिमेटेड तरीके से देखने वाले हैं जब हमारा ये ज्योग्राफी का मेन पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं ये वाला डिजर्ट जो है, ये तो कंटिनेंटलिटी के कारण आया है। बाकी ये डिजर्ट है फॉर्म ड्यू टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, लैक ऑफ रेन बियरिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में है और रेन बियरिंग मैकेनिज्म नहीं है, जैसे इक्वेटर पे काफ़ी रेन होती है। ये मैंने जो आपको फिगर एक बताया था, याद होगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये ईस्टर्लीज हैं ये वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, हाई रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल, और जैसे ही ये सबसे वेस्ट में पहुंचेंगी तो लो रेनफॉल हो जाएगा, तो डिजर्ट क्रिएट होता है। तो एक तो रीजन ये हो गया हमारा कि जो वेस्ट डायरेक्शन में क्यों ये क्रिएट होते हैं। बात कर रहे हैं 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच बनने वाले, दोनों ही हेमिस्फीयर में, और वेस्ट डायरेक्शन में बनने वाले। बाकी एक दूसरा रीजन इनका होता है ओशियन करंट का, कि वहाँ पे कोल्ड करंट मूव करते हैं। कोल्ड करंट के कारण क्या होता है, ये एक रीजन और होता है जिसके कारण ये वेस्ट साइड पे ही डेजर्ट क्रिएट होते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कहाँ पे, ओशनोग्राफी में। जब मैं ओशनोग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि वाई ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ कंटिनेंट। एक रीजन आपको भी केवल पता चला है क्लाइमेटोलॉजी में कि जो रेन बियरिंग विंड्स हैं वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी सारी मॉइस्चर लूज कर लेती हैं और रेनफॉल नहीं होने पाता है। जो कि रीजन क्या था कि सबसाइडिंग एयर जो है वार्म होती है, ड्राई होती है ना। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द डिजर्ट्स आर प्रेजेंट अलोंग दिस बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर। बाकी वी विल गेट आंसर फॉर दिस व्हाइल स्टडिंग ओशन करंट्स। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि इस 60 डिग्री के आसपास वाली जो बेल्ट है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। Owing to low temperature, the subpolar low pressure belt are not very well pronounced year long. डायनेमिकली प्रोड्यूस है, तो दो हमारी डायनेमिकली प्रोड्यूस हो गई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो थर्मली प्रोड्यूस्ड कौन सी हो गई, पोलर हाई और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इसका फॉर्मेशन डायनेमिकली है, और डायनेमिकली का मतलब क्या है कि थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट नहीं है, कोरियोलिस फोर्स यानी कि प्रोड्यूस्ड बाई रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस और एसेंट ऑफ एयर के कारण जो कन्वर्जेंस हुआ है वेस्टर्लीज का, उसके कारण ये क्रिएट होती है। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स आर मेनली इनकाउंटर्ड अबव ओशियंस। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ओशियंस पे, क्योंकि ओशियंस के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ओशियन सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए मेनली ये इनकाउंटर कहाँ होंगी, ओशियंस के ऊपर। अब हम देखते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, तो वो थर्मली इंड्यूस्ड है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, इनका फॉर्मेशन देख चुके हैं हम लोग, ये आप पढ़ लीजिएगा। फैक्टर कंट्रोलिंग प्रेशर सिस्टम, तो थर्मल फैक्टर भी मैंने बता दिए और डायनामिक फैक्टर भी बता दिए, कोरियोलिस फोर्स वगैरह। आगे देखते हैं, द रेट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ विंड इंक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द
इक्वेटर, मैंने आपको बता रखा है कि इक्वेटर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा तो विंड का जो डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ेगा। अगर हम इक्वेटर पर रहेंगे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन इज हायर इन द अपर ट्रोपोस्फीयर ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, और ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे तो लेस फ्रिक्शन होगा इसलिए डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होगा। एज ए रिजल्ट बाय द टाइम द पोलवार्ड डायरेक्टेड विंड्स इन द अपर ट्रोपोस्फीयर रीच 25 डिग्री लैटिट्यूड, इसलिए क्या होगा कि अपर ट्रोपोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पोल तरफ जो भी हवाएं जा रही होंगी फ्रिक्शन के ना होने से दे आर डिफ्लेक्टेड इनटू नियरली वेस्ट टू ईस्ट फ्लो। ये हम अपर ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं, जो पोल की तरफ इक्वेटर से हवाएं जा रही होंगी वहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है इसलिए सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा क्या कि होना डिफ्लेक्शन कैसे है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है तो राइट डायरेक्शन में होना है, तो ये इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी वेस्ट टू ईस्ट मूव करने लगेंगी। कहाँ? अपर ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं, सरफेस पे नहीं। जो हमने अभी ट्रेड विंड्स वगैरह प्लेनेटरी विंड्स पढ़ी हैं वो सरफेस की बात कर रहे थे, तो अपर ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो ऊपर फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, इसलिए डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा कोरियोलिस फोर्स के कारण, तो नियरली 90 डिग्री पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो जिसको हम बोलेंगे वेस्ट टू ईस्ट डिफ्लेक्टेड हो जाएंगी और 25 डिग्री के आसपास ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करने लगेंगी। सिमिलरली इक्वेटर वार्ड डायरेक्टेड विंड्स जो होंगी अपर ट्रोपोस्फीयर में, जो इक्वेटर की तरफ आ रही विंड्स होंगी पोल से, वो डिफ्लेक्ट होंगी कैसे? वो भी राइट डायरेक्शन में। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो वो ईस्ट से वेस्ट की ओर 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो अभी एक ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे आ रही है, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों टकराएंगी आपस में। जैसे अपने रामायण और महाभारत देखी होगी पुराने ज़माने की, तो एक यहाँ से तीर छोड़ते थे, एक दूसरे वहाँ से तीर छोड़ते थे, फिर इनके बुद्धि होती थी तीर में बहुत ज़्यादा, तो ये आपस में ऐसे 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 समझते थे फिर टकराते थे। तो ये आपका टकराएंगे, ब्लॉकिंग इफेक्ट पैदा होगा और दोनों ही हवाएं नीचे सबसाइड कर जाएंगी, और जहाँ भी सबसाइड करेंगी वहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देंगी। दिस प्रोड्यूसेस ए ब्लॉकिंग इफेक्ट एंड द एयर पाइल्स अप, एयर इकट्ठी होगी। दिस कॉजेज ए जनरल सब्सिडेंस इन द एरियाज बिटवीन ट्रॉपिक एंड 35 डिग्री नॉर्थ साउथ। तो ट्रॉपिक और 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच, यानी ये हमारा ट्रॉपिक है, तो ट्रॉपिक और 35 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। ये हमने पहले भी देखा था हाई प्रेशर बेल्ट, उसका एक रीजन आपको ये और मिल गया कि हाई प्रेशर बेल्ट वहाँ क्यों क्रिएट होता है। तो आगे इस फिगर में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हम जुलाई की बात कर रहे हैं, यानी समर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एपरेंट मूवमेंट सन का नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, इसलिए क्या होता है हमारा जो पूरा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, अपवर्ड मूव हो जाता है। और ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, यानी जनवरी में, उसमें क्या होगा, जो ITCZ यानी कि जो विंड्स मिलती हैं वो जोन, उसको बोलते हैं ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो पूरा जोन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बस इतना सा इसमें हमें याद रखना है, बाकी इस फिगर से और कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं प्रेशर सिस्टम एंड जनरल सर्कुलेशन। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बस एक बार रीडिंग करनी है, आपके नोट्स के लिए मैं इतना क्रिएट किया हूँ। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे क्रिएट होंगे, ये 3D पिक्चर है, इसको भी देख सकते हैं आप। और ये मैं आपको सब पहले ही समझा चुका हूँ, हेडली सेल, फेरल सेल। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। तो विंड्स कई टाइप की होती हैं, जिसमें हमने अब तक एक पढ़ लिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स, यानी जो हमारी प्लेनेटरी विंड्स हैं उनको प्लेनेटरी विंड्स भी बोलते हैं। परमानेंट विंड्स और प्राइमरी विंड्स और प्रिवेलिंग विंड्स और प्लेनेटरी विंड्स, ये सब एक ही विंड्स के नाम है जो अभी हमने पढ़े हैं। तो द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये सब क्या है, हमारी ट्रेड विंड्स हैं। सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स, सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स कौन सी होंगी, जो सीजनल हैं और चेंज होती हैं। जैसे सीजनल विंड्स कौन सी, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, जैसे कि क्या है, मानसून इन साउथ एशिया। पीरियोडिक, अब हमारा मानसून है, ये हमेशा डायरेक्शन चेंज करता है। मानसून को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम अच्छे से समझने वाले हैं मानसून को आगे आने वाले लेक्चर्स में, और थोड़ा बहुत आपको आज ही मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो पीरियोडिक विंड्स क्या होती है, जैसे लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज हम आपको समझा चुके हैं, अभी हम फिर से देखेंगे। तो ये पीरियोडिक विंड्स होगी। माउंटेन एंड वैली ब्रीज, ये पीरियोडिक विंड है। अभी लोकल विंड्स क्या होती है, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया।
तो इनको हम बोलेंगे लोकल विंड्स। देखो मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ वो प्रीलिम्स में तो आपका सारा कुछ हो ही जाएगा। प्रीलिम्स में अभी क्या पीसीएस का भी आप एग्जाम देंगे तो यूपीएससी के तरीके से ही हो गया है। इसमें भी अभी क्या है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पढ़ेंगे डायरेक्ट आपके नहीं आने वाले हैं। तो आपको अगर विषय का अपने अच्छे से नॉलेज होगा तभी आप वो क्वेश्चन निकाल पाएंगे। और मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो मेंस में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपसे आएगा कि डिस्क्राइब द विंड्स और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंड्स आर देयर, तो आप पूरा ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लोकल विंड्स में आपके हो गए दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। जैसे कि लू हो गई अपनी, हम लू को समझते हैं, वैसे ही जो लोकल विंड्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, वो अपने विंड्स को भी वैसे ही समझते होंगे। हमें तो लू पता है। और क्या है, मिस्ट्रल, फोन, गोरा, ये सब। प्राइमरी और प्रिवेलिंग ऑफ प्लैनेटरी विंड्स, ये तो हम सारे समझ चुके हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स क्या होती हैं? चेंज डायरेक्शन विद चेंज इन सीजन। सीजन के चेंज होते ही ये डायरेक्शन चेंज करती हैं। जैसे मानसून आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लैनेटरी विंड सिस्टम। अदर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक विंड्स इंक्लूड लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, साइक्लोन्स एंड एंटीसाइक्लोन्स एंड एयर मासेस। तो अभी मानसून को देख लेते हैं। हम डिटेल में मानसून को एक बार फिर समझेंगे, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी मानसून को देखेंगे। बाकी अभी आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैंने अब तक आपको बताया है कि मानसून का रिवर्सल कैसे होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम अभी समर की बात कर रहे हैं। जब हमारी नॉर्मल पोजीशन है तो ITCZ जो है वो इंडिया के नीचे से जा रहा है। ITCZ जब भी मैं बोल रहा हूँ तो आपको याद आना चाहिए कि जो मैंने ग्लोब बनाया था 0 डिग्री इक्वेटर, और यहाँ पे मिलने वाली जो ट्रॉपिकल जोन की ईस्टर्लीज हैं, इस जोन को हम बोलते हैं ITCZ। लेकिन समर सीजन होने से क्या होगा, ये जो ITCZ है इसका जो मूवमेंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। पूरा का पूरा जो ITCZ है उठ के नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा, अभी हम इसी डायग्राम को बनाते हैं दोबारा। अभी ये वाली जो लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की मान लो लाइन है, तो ये 0 डिग्री पे आ जाएगी, और यहाँ पे जो 0 डिग्री के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे हमारा इक्वेटर 0 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जोन उठ के जब चला गया तो इससे होगा क्या कि अभी जो इंडिया में हमारे ईस्टर्लीज के दायरे में था वो अभी क्या हो जाएगा, वेस्टर्लीज के प्रभाव में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो इंडिया यहाँ पे था ईस्टर्लीज के डायरेक्शन में था, ये हमारा मान लो इंडिया है, और ईस्टर्लीज यहाँ से जा रही थी। लेकिन ITCZ के नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने से क्या होगा, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि समर सीजन में जो ITCZ है, ये ITCZ है यानी 0 डिग्री, ये ऊपर मूव कर गया। इससे होगा क्या कि जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड है जो नीचे से आ रही थी, पहले नॉर्मल सिचुएशन क्या थी, तो आप ये वाला फिगर देखिएगा कि ITCZ के ऊपर मूव करने से क्या होगा कि जो ईस्टर्लीज ऐसे मूव कर रही थी और पहले ऐसे ऊपर से ऐसे मूव कर रही थी, अभी ये ऐसे नहीं रहेंगी। अभी मैं यहाँ से इनको मिटाता हूँ, ये वाली और ये अब ये वाली हो गई हैं, क्योंकि ITCZ ऊपर मूव कर गया है। यानी इनको अब इस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की जो बीच की लाइन है वो ये है, यहाँ पे ईस्टर्लीज को मिलना है। और अभी ये वाली जो थी ये भी अब ऊपर जाके मिलनी है इनको भी। लेकिन हमारा इक्वेटर तो ये है फिजिकल इक्वेटर, तो इक्वेटर को मूव करते ही ये चली जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाने का क्या मतलब है कि कोरियोलिस फोर्स लगेगा, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसी निकलेंगी यहाँ से तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी राइट डायरेक्शन में। आपको समझ में आया होगा कि जो ईस्टर्लीज हैं उनको मिलना कहाँ पे है, यहाँ ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ईस्टर्लीज को मिलना है। लेकिन ये मूव हो गया है ऊपर, तो ऊपर वाली ईस्टर्लीज तो यहाँ के मिल गई, लेकिन नीचे वाली ईस्टर्लीज जैसे ही यहाँ से निकलेंगी तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लग जाएगा। इससे होगा क्या कि ये राइट डायरेक्शन में अपने डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो ये आप देख सकते हो येलो से दिखाया गया है। तो इससे होगा क्या कि जो इंडिया है पहले ईस्टर्लीज के अंडर में आ रहा था, अभी ये ईस्टर्लीज जो नीचे से इंडिया की तरफ जा रही है वेस्टर्लीज ट्रेड विंड बन गई, क्योंकि अब ये वेस्ट डायरेक्शन से जा रही है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ से जाने वाली जो ईस्टर्लीज हैं, पहले ITCZ यहाँ से था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों ऐसे मिल रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है
कि जो ITCZ है यहाँ से यहाँ चला गया है, और ये ईस्टर्लीज जो ऐसे मिलती थी यहाँ पे, और अब की बार यहाँ से निकलते ही ये कोरियलिस फोर्स के कारण राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और ये यहाँ से निकली, यहाँ डिफ्लेक्ट होकर इंडिया की तरफ एज ए वेस्टर्ली पहुँची। इसलिए हम बोलते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून, और यहाँ से ओशन से ये मॉइस्चर लेके इंडिया में बारिश होती है, जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हुई इंडिया में बारिश करती हैं। और विंटर सीजन में क्या होगा? विंटर सीजन में आप देखिएगा कि जो ITCZ है, नॉर्मल सिचुएशन ये थी, समर में ये ऊपर मूव कर गया, अभी जब विंटर आएगी तो ये ITCZ नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो होगा क्या कि नॉर्मल सिचुएशन में तो ये होना चाहिए था कि दोनों ही ईस्टर्लीज ऐसे मिलनी चाहिए थी। अभी होगा क्या कि ये ITCZ अभी ये नीचे चला गया नॉर्मल सिचुएशन से, तो ऊपर की ईस्टर्लीज जो आएंगी वो जैसे ही यहाँ से पार करेंगी तो साउदर्न हेमिस्फीयर लगते ही ये लेफ्ट डायरेक्शन में इनको डिफ्लेक्ट होना है, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिलेंगे, और नीचे वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे ही जाके मिलने वाली हैं, क्योंकि वो तो अपने ही हेमिस्फीयर में है। तो इस कारण क्या होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्लीज के प्रभाव में इंडिया आता है इन विंटर। तो कंटिनेंट की तरफ से आने वाली हवाएं हैं, तो यहाँ पे पानी तो नहीं बरसने वाला है, और जो क्यों बरसता है पानी, जो भी बरसता है वो मेडिटेरियन सी से आने वाले डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनको हम आगे इंडियन मानसून वगैरह में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि समर सीजन में साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है, विंटर में नॉर्थ ईस्ट लौटता हुआ मानसून है जिसको कहते हैं, आता है। आगे बढ़ते हैं। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मैं आपको बता चुका हूँ। होता क्या है कि ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम वार्मर देन द सी। तो जो लैंड है, अगर दिन का समय है तो जो लैंड है वो जल्दी से हीट हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि स्पेसिफिक हीट में अंतर होता है ओशन और लैंड में। तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, और सी से आने वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ भरती हैं, इसके प्लेस को भरती हैं। इससे होगा क्या कि ये एक सर्कुलेशन क्रिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज का मतलब क्या हुआ कि विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड एज द सी ब्रीज। और इसका जस्ट उल्टा होगा नाइट में, ये मैं आपको बता चुका हूँ लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। इसका जस्ट उल्टा होगा कि जब नाइट टाइम होगा तो ये लैंड का एरिया जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे एयर जो होगी वो सबसाइड होगी और फिर ये ओशन की तरफ जाएगी, और ये वाला एक सर्कुलेशन क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे लैंड ब्रिज। यानी सी से आने वाली हवा है सी ब्रिज और लैंड से आने वाली हवा है लैंड ब्रिज। ऐसे ही होगा वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। इसमें क्या होगा, इन माउंटेन रीजन क्या होता है, ड्यूरिंग द डे स्लोप्स जो होते हैं गेट हीटेड अप एंड एयर मूव्स अप स्लोप। तो स्लोप जो है हीट हो गए और ऊपर उठ गए और यहाँ से हवा उनको भरने गई, तो ये एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है। तो द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप द वैली टू फिल द रिजल्टिंग गैप। जो रिजल्टिंग गैप हो रहा है उसको भरने के लिए जाती है। दिस विंड इज नोन एज वैली ब्रिज, इसको हम वैली ब्रिज बोलेंगे। नाइट टाइम क्या होगा, द स्लोप्स गेट कूल्ड, जो स्लोप है वो कूल हो जाएंगी। उससे क्या होगा, जो डेंस एयर होगी डिसेंड्स इनटू द वैली एज द माउंटेन विंड, वो कूल हो जाएगा और नीचे जाएगी और वार्म एयर ऊपर चली जाएगी। जो कि मैंने आपको टेम्परेचर इन्वर्जन करके डेडिकेटेड लेक्चर लिया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था ये इंटर माउंटेन वैली के बारे में। कूल एयर ऑफ द हाई प्लेटोज एंड आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड कैटावेटिक विंड। अब ये कुछ टर्सरी और लोकल विंड्स रहती हैं, इनको मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है लेक्चर। तो लोकल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूस लोकल विंड्स, ये अगले लेक्चर में एक स्लाइड डाल दूंगा। तो टर्सरी और लोकल विंड्स, लोकल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूस लोकल विंड्स। तो लोकली जो डिफरेंस होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर में, उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको लोकल विंड्स कहते हैं। सच विंड्स आर लोकल इन एक्सटेंट एंड आर कन्फाइंड टू द लोएस्ट लेवल्स ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर के सबसे नीचे लेवल तक ही कन्फाइन रहती है, ये बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएंगी। सम एग्जाम्पल्स क्या हैं, लू, फोन, चिन्हुक, मिस्ट्रल, सिरोको, है ना। तो ये मैंने मैप में ये बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस किस रीजन में कौन सी लोकल विंड ब्लो करती है। तो इसको मैं अगले लेक्चर में आपको कहीं बता दूंगा क्योंकि लेक्चर का लेंथ लंबा होते जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और जो भी आपको सुधार चाहिए होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और लेक्चर पसंद आया हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।